नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और आज की इस वीडियो में हम एक नई यूनिट की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो उस यूनिट का टाइटल है मॉलिक्यूलर व्यूअर्स। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे जिन सॉफ्टवेयर की मदद से हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या तो डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इन सबको क्या करेंगे बेसिकली इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम विजुअलाइज करेंगे। तो आज की इस यूनिट में बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर व्यूअर्स। मॉलिक्यूलर व्यूअर्स के अलावा भी इसे हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल्स। ठीक है, तो कुछ टूल्स हैं जैसे कि जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। पहला होगा रेसमोल, पाईमोल, ICN3D जो कि NCBI का मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन विजुअलाइजेशन टूल माना जाता है। काइम मोस्ट पॉपुलर है, प्रोटीन एक्सप्लोरर, स्विस PDB। ठीक है, इन कुछ विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स की हम बात करेंगे, विजुअलाइजेशन टूल्स की बात करेंगे बेसिकली। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है क्योंकि जब भी आप ड्रग डिज़ाइन करते हो तो ड्रग डिस्कवरी में बेसिकली आपको मॉलिक्यूलर व्यूअर्स चाहिए होता है। ठीक है, जिसके ऊपर मतलब उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हो, लाइगेंड स्ट्रक्चर जहाँ पे बाइंडिंग साइट्स होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो उनको आप विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी अकेडमी, जैसा कि आपको नाम दिख ही रहा है कोचिंग का। अगर चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना और लाइक का बटन भी दबा देना। ठीक है, एंड एज यू ऑल नो दैट ये वीडियो टोटली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूज़र्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जो कि इस टॉपिक को खास करके हिंदी में समझना चाहते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली धीरे धीरे बढ़ेंगे एक एक चीज़ों पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या भाई, इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज़ में घुसने से पहले उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है DNA और RNA। मतलब अगर किसी भी, मान लो अगर मैं DNA की बात करता हूँ तो मेरे पास DNA का मतलब न्यूक्लियोटाइड है एक्चुअली ये। ठीक है, तो इसका मेरे पास क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड है एक तरीके से DNA। तो DNA का एक सीक्वेंस होता है ATGC, आप सभी ने पढ़ा होगा जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं खास करके। और अमीनो एसिड्स एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं जिसको प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की बेसिक यूनिट एक अमीनो एसिड होता है। तो अमीनो एसिड भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, लेटर्स है जो कि एक चेन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से DNA भी क्या है, एक चेन की तरह फॉर्म होता है। इसमें क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं लेटर्स की एक तरीके जिससे हम समझते हैं। और यही सीक्वेंस क्या होता है, हमारा प्राइमरी सीक्वेंस, जो कि बोलते हैं हम लीनियर चेन, जो हमारी लीनियर चेन होती है। ठीक है, बेसिकली तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये मैंने हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन सीक्वेंस लिया है। ठीक है, आप मैंने ये बेसिकली NCBI से लिया है, रिट्रीव किया है। आप देख सकते हो वहाँ पे ये उसका एक्सेशन नंबर है। ठीक है, आप सीधा एक्सेशन नंबर से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली ये दिखाने के लिए, दिखाने का मकसद ये है कि भाई इस तरीके से एक प्रोटीन का सीक्वेंस नज़र आता है। ठीक है, ये एक तरीके से कॉन्टिन्यू स्ट्रक्चर है, सारे जुड़े हुए हैं। ये इसके बाद जैसे नेक्स्ट लाइन में ये, तो यहाँ पे जगह नहीं थी आगे आने के लिए, इसलिए नेक्स्ट लाइन में कॉन्टिन्यू हुआ है। तो एक लंबी स्ट्रिंग होती है प्रोटीन की, जैसे मैं बात करूँ तो प्रोटीन की एक लंबी स्ट्रिंग होगी, बहुत लंबी। ठीक है, और उससे फिर ये प्रोटीन बनता है, फिर फोल्ड्स होते हैं इसमें, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आते हैं, फिर टर्शरी, फिर क्वाटनरी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं बेसिकली। तो ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया, ये प्रोटीन का है एक। और नीचे देखो ये एग्जांपल किसका है भाई, न्यूक्लियोटाइड का, ACTCG दिख रहा है ना आपको। तो ये भी बेसिकली इसका एक्सेशन नंबर ये है NM, ठीक है, डैश, फिर 00000517.6। इसको भी आप NCBI से एक्सेस कर सकते हो या तो और किसी न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस से भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल DDBJ है, DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे इनको दिखाने का ये मकसद था कि भाई आप समझ जाओ कि एक सीक्वेंस किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है,
तो बेसिकली हम अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, प्राइमरी सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस की स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, हमें लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, सिंपल सीक्वेंस दिखाई दे रहे हैं। अब मान लो प्रोटीन सीक्वेंस की अगर मैं बात कर रहा था इधर, तो प्रोटीन सीक्वेंस अगर ऐसे दिखाई बना होता तो कुछ इस तरीके से लाइन बनी होती लीनियर, ठीक है, तो ये एक प्रोटीन सीक्वेंस होता। और प्रोटीन सीक्वेंस में बेसिकली हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये अमीनो एसिड्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, तो जो कि ये लीनियर होता है, ठीक है। अब समस्या ये है कि भाई हमें मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल्स की एक्चुअल में जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो भाई इन डीएनए के स्ट्रक्चर से, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर से और प्रोटीन के स्ट्रक्चर बाद में फर्दर ये फोल्ड हो जाते हैं, मतलब मॉडिफाई हो जाते हैं। और मान लो ये प्रोटीन है, पहले लीनियर दिख रहा है, मान लो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसे फोल्ड हो गया, एक 3D स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ बता रखी है, 3D स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरीके से अब जब 3D स्ट्रक्चर को आप एक पेज पे देखोगे, स्क्रीन पे नॉर्मली देखोगे, तो आपको वैसे समझ नहीं आएगा जब तक कि उसमें आप स्पेसिफिक कुछ ऐसा टूल ना लगा के यूज करो, मतलब ऐसा व्यूअर यूज करना पड़ेगा तुम्हें उसको देखने के लिए, जो कि आपको 3D विजुअलाइज करके, मतलब 3D की तरीके से दिखा सके, गोल गोल घुमा के, मतलब तीनों एक्सिस पे दिखा सके उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल ही बताऊंगा, उससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली कभी भी प्रोटीन या डीएनए सीक्वेंसेस फर्दर फोल्ड होते हैं, फिर इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। बेसिकली जो कहने की बात है वो 3D स्ट्रक्चर अगर इनका जब बनता है, तो उन 3D स्ट्रक्चर को हम व्यू कैसे करेंगे भाई। 2D मतलब 2D स्ट्रक्चर था, अब मान लो 1D स्ट्रक्चर है, ये लीनियर है ना। अगर प्राइमरी सीक्वेंस की मैंने बात की, तो ये क्या है, सीक्वेंस हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें मेरे ख्याल से नोट पैड के अलावा या किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अलावा और किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। और टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर हमारे पास विंडोज़ में इनबिल्ट आते हैं, ठीक है। तो समस्या ये है कि भाई 3D स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कैसे किया जाए, क्योंकि हर जगह हमें हर एक फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए भी हमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम एक हाइपोथेसिस बना ले, हम उस चीज़ को स्टडी कर पाए प्रॉपरली, ठीक है। तो 3D स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डीएनए का, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है, ए टी जी सी, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर एक्चुअली कॉइल्ड होता है, राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है इस तरीके से, ठीक है। स्प्रिंग होती है ना, जैसे स्प्रिंग आप देखते हो पेन के अंदर जो स्प्रिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही होती है, बट ये डबल स्टैंडर्ड होती है, इसमें दो तार होते हैं। डीएनए में कितने होते हैं, दो तार, ठीक है। 5' to 3', ठीक है। और एक होती है यहाँ से 5' टू, फिर यहाँ से 3'। तो जो बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड से, उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो भाई इस डीएनए को अगर हम ऐसे देखें, तो भाई ये हमें डीएनए नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, 3D मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल की या सॉफ्टवेयर की, ठीक है। ये टूल हो सकता है कि हमें ऑनलाइन प्रोवाइड हो, मतलब हमारा काम वेबसाइट के सर्वर से ही काम चल जाए, या तो हो सकता है कि भाई इस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करें, फिर उसे इंस्टॉल करके पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक तरीके से उसे चलाएं, ठीक है। तो उस तरीके से विजुअलाइज करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हो नीचे, ये है भाई एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब सोचो ये 3D स्ट्रक्चर है। अब ये येलो वाला पोर्शन है, मान लो ये वाला येलो वाला पोर्शन, तो ये तो इसके पीछे बिहाइंड है ना। अगर ये 2D स्ट्रक्चर होता तो हम इसको अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। तो मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल की हेल्प से हम इसको 3D मतलब कर्व घुमा सकते हैं, गोल गोल घुमा सकते हैं स्ट्रक्चर को, एक 3D कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी स्टडी और आसान हो जाती है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें उसमें प्रिडिक्ट करनी होती हैं, जैसे कि बाइंडिंग साइट, लिगैंड बेस्ड, मतलब जो भी बाइंडिंग साइट होती है, कंपाउंड कुछ ढूंढने होते हैं, मतलब कुछ अमीनो एसिड्स, मान लो प्रोटीन है तो अमीनो एसिड की कुछ आइडेंटिफिकेशन करनी हो, ठीक है, सिलेक्टेड बाइंडिंग साइट्स चेक करनी हो, और भी कई सारे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन चेक करने हो, तो ये सब चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, 3D विजुअलाइज करके, ठीक है। मैं आपको इसका एक ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है। तो भाई सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं, व्हाई डू वी नीड मॉलिक्यूलर व्यूअर्स। मॉलिक्यूलर व्यूअर का मतलब ये हुआ, मॉलिक्यूल्स को एक दिखाने वाला ऐसा टूल या सॉफ्टवेयर। और बेसिकली इस सॉफ्टवेयर या टूल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, एक्चुअल में क्यों पड़ी,
तो उन मुद्दों पे बात करेंगे सीधा सीधा, ठीक है। और सारे जेन्युइन मुद्दे होंगे, ठीक है, मतलब जेन्युइन पॉइंट्स होंगे सारे, तो उन पे बात करेंगे एक एक करके, ठीक है भाई। इसमें पहला पॉइंट आ रहा है टू डिटरमाइन ओवरऑल साइज एंड शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, चाहे वो प्रोटीन का हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, या कोई अदर केमिकल कंपाउंड हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर व्यूअर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या किसी भी केमिकल कंपाउंड का पूरा साइज डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी शेप डिटरमाइन कर सकते हैं। शेप मतलब कैसी शेप में दिखता है, वो किस तरीके से दिखता है, मतलब क्या उसका स्ट्रक्चर किसी और स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, मान लो सर्कुलर है, पैराबोलिक है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग शेप उसकी पता लगा सकते हैं हम, या क्यूबॉइडल शेप में है, ठीक है। तो इस तरीके से शेप भी उसकी हम पता लगा सकते हैं, किससे, मॉलिक्यूलर व्यूअर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टू लोकेट अ रेजिड्यू ऑफ इंटरेस्ट इन ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो समझ लो कि भाई प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर अमीनो एसिड के, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट है जिस अमीनो एसिड के, जैसे कुछ बॉन्ड्स चेक करने हैं आपको, इंटरेक्शंस चेक करने हैं, उसकी हाइड्रोफोबिसिटी चेक करनी है, उसकी और केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करनी है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, इसमें लोकेट कर सकते हो, किसके, मॉलिक्यूलर व्यूअर के द्वारा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है टू लोकेट अ रेजिड्यू, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट इन ओवरऑल स्ट्रक्चर। या तो अगर डीएनए की बात हो रही है, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स की बात हो रही है, तो आपको मान लो कोई म्यूटेशन वाला न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन करना पड़े कि म्यूटेशन कहाँ पे हो रही है, तो उसको भी आप स्पेसिफिकली डिटरमाइन कर सकते हो मॉलिक्यूलर व्यूअर के द्वारा, ठीक है। बस आपको उसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए स्पेसिफिक, ठीक है। अगर प्रोटीन की बात हो रही है तो प्रोटीन के अंदर हम रेसिड्यू अमीनो एसिड्स के चेक करते हैं, उनके बीच में बॉन्ड्स, इंटरेक्शंस, और भी कई सारी चीजें चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको एक बेसिक अप्रोच दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टू लोकेट रेसिड्यू इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अ रेसिड्यू ऑफ इंटरेस्ट। रेसिड्यू ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा ये हो गया कि हमारा सेलेक्टेड इंटरेस्ट, मतलब जो भी हम बॉन्ड ढूंढना चाहते हैं, कोई भी बाइंडिंग साइट ढूंढना चाहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, खास करके प्रोटीन, हम कौन से स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, या कोई भी अदर केमिकल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम रेजिड्यू को भी स्पेसिफिकली फाइंड कर सकते हैं, वो इस पॉइंट में मैंने आपको बताया। और भाई क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये होता है, बेसिक सीधा सीधा मैं आपको मतलब बताऊं, तो समथिंग दैट इज नियर। तो मतलब कोई भी अगर आपका इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल है, उसे तो आप देख ही सकते हो, प्लस उसके आसपास के मॉलिक्यूल्स को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके आसपास के एटम्स को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सपोज प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, हमारा प्रोटीन का बहुत हाईली सुपर कॉइल्ड होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि भाई जो प्रोटीन, फिर जो रेजिड्यू आपको देखना, मान लो ये रेजिड्यू आपको देखना है, विजुलाइज करना है, तो इसके आसपास के भी आप इंटरेक्शन चेक कर सकते हो, आसपास के रेजिड्यू के भी, ठीक है। तो आसपास की जितनी चीजें हैं ना इसकी, वो भी आपको पता लग जाएगी सीधा, किसके, मॉलिक्यूलर व्यूअर के द्वारा, या तो मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर या टूल्स के द्वारा, ठीक है। और आजकल एक नई भी चीज चली है, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी। वैसे तो हम प्राइमरी सीक्वेंस के बेसिस पे भी इवोल्यूशन डिसाइड कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, लेकिन हम आज के टाइम में जब मॉलिक्यूलर व्यूअर्स अवेलेबल हो गए हैं हमारे पास, या मतलब मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल जब अवेलेबल हो गए हैं, तो उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी चेक कर सकते हैं एट द मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। इसका भी बेसिकली एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से एवोल्यूशन इनका चेक किया जाता है, ठीक है। इधर ये दे आर होमोलोगस और नॉट, ठीक है, कि होमोलोगस हैं, मतलब दो प्रोटीन एक दूसरे के होमोलोग हैं नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें चेक की जाती है, इवोल्यूशनरी कॉमन एंसेस्ट्री चेक की जाती है। ये चेक किया जाता है कि कितने टाइम में उस प्रोटीन्स या डीएनए सीक्वेंस में कितनी म्यूटेशंस हुई, काफ़ी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर व्यूअर के द्वारा हम एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टू इन्फर द 3D स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोटीन विथ अननोन स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ होमोलोगस प्रोटीन। तो बेसिकली इस पॉइंट का सीधा सीधा ये मतलब है कि भाई हम प्रोटीन्स की और कई सारी प्रॉपर्टीज की बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल जो है, या कोई भी सॉफ्टवेयर है जो विजुअलाइज कर रहा है मॉलिक्यूलर
लेवल पे कंपाउंड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को या तो प्रोटीन्स को। तो ऐसा नहीं है कि बस वो विजुअलाइज ही कर रहा है, वो उनकी और कई सारी प्रॉपर्टीज भी शो करेगा, उनमें कितने बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो सब भी शो करेगा, ठीक है। और भी कई सारी चीजें शो करेगा। सपोज आप अननोन स्ट्रक्चर विजुअलाइज करते हो तो बेसिकली उसमें आरएमएसडी भी बता देगा उसकी, ठीक है। मतलब जैसे दो स्ट्रक्चर आपने लोड करे एक ही मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन में, टूल में या सॉफ्टवेयर में, तो उनके बीच की रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ही बता देगा, मतलब एटम और एटम के बीच में कितना अंतर है, कितना फोर्स लग रहा है, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो काफी सारी प्रॉपर्टीज बता सकता है क्या, मॉलिक्यूलर व्यूअर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टू लोकेट पर्टिकुलरली हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन्स ऑफ प्रोटीन्स। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, हाइड्रोफोबिक रीजन वो रीजन होता है जो कि पानी से दूर होता है, मतलब अवे फ्रॉम वाटर। और हाइड्रोफोबिक रीजन को बेसिकली हम नॉन पोलर रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने पढ़ा होगा क्या कि भाई ये लिपिड्स के स्ट्रक्चर होते हैं ना, जिसमें पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है। तो बेसिकली जो टेल होती है इसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, ठीक है। और जो हेड होता है इसको क्या बोलते हैं, पोलर, मतलब हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो इस तरीके से समझना, हाइड्रोफिलिक पोर्शन वो पोर्शन होता है जो कि वाटर के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक वो पोर्शन होता है जो कि पानी से दूर होता है, मतलब पानी के कांटेक्ट में नहीं होगा। हाइड्रोफोबिक को नॉन पोलर भी बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक को पोलर भी बोला जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन भी हम पता लगा सकते हैं किसी भी प्रोटीन में, किसके द्वारा, मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल के द्वारा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टू फाइंड एरिया ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो ये सब बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टीज है किसी भी प्रोटीन की या डीएनए की। जैसे डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटीन पे भी इस तरीके से अलग अलग चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो इनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल के द्वारा, ठीक है। तो इसमें कुछ नई चीज नहीं थी। प्रोटीन की सरफेस पे टोटल एक्चुअल चार्ज कितना है, और मैंने कई सारे टूल्स के बारे में भी प्रैक्टिकल्स बना रखे हैं, वीडियोस बना रखे हैं, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज प्रोटीन से रिलेटेड। एक प्रोट पैरम टूल होता है, प्रोट पैरम के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बना रखी है, जिसमें कि आप कोई भी प्रोटीन की, मतलब कोई भी प्रोटीन को उसमें अपलोड करो और उसकी हर एक चीज़ आपको बेसिकली जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब बता देगा। तो प्रोट पैरम के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, ठीक है। टू इंटरप्रेट द म्यूटेशन स्टडीज, तो भाई जैसे कि मैंने बताया, अगर हम रेसिड्यूज को पता लगा सकते हैं तो उनमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कितना म्यूटेशन कितने टाइम पे हुआ है। तो बेसिकली म्यूटेशन, म्यूटेटेड जो न्यूक्लियोटाइड है हमारा या रेसिड्यू है प्रोटीन का, वो भी हम पता लगा सकते हैं, मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। किसमें, मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल में, ठीक है। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती हैं, उसके बारे में भी अपन आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो ये मेन मोटे मोटे तौर पे ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है, जो बुक्स में मेंशन है, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। टू लोकेट और प्रेडिक्ट द पॉसिबल बाइंडिंग साइट्स ऑफ अ लिगैंड। तो जब भी हम ड्रग डिजाइनिंग जैसे करते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। वैसे तो ड्रग डिजाइनिंग के लिए सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो ऑटोडॉक वीना यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा लोग, और आजकल वर्चुअल स्क्रीनिंग भी करते हैं, पायरेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा, समझाऊंगा आपको कि ड्रग डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो कि हमेशा हर बायोइन्फॉर्मेटिशियन को ध्यान रखना चाहिए या हर केमिस्ट को ध्यान रखना चाहिए वाइल डिजाइनिंग अ ड्रग। किसी भी सर्टेन ड्रग की डिस्कवरी करने, जब करना कोई चाहता है तो उसके लिए कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग साइट्स लाइगेंड की, मतलब लाइगेंड एक जैसे ताला होता है ना, ताला, लॉक बोलते हैं इसे, घर के बाहर जो लगाते हैं जब कभी भी जाते हैं, ठीक है। तो लॉक में क्या होता है, स्पेसिफिक चाबी फिट होती है एक, है ना। स्पेसिफिक चाबी एक लॉक में एक ही फिट होता है, इसी तरीके से हर प्रोटीन पे कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिस पे लाइगेंड स्पेसिफिकली जाके बाइंड कर जाता है। और इसकी मदद से अगर ये बाइंड कर जाता है तो इसके मतलब ये होता है, हो सकता है कि वो ऐसी साइट हो जो कि म्यूटेशन कॉज कर रही हो, वो डिफेक्टिव प्रोटीन कोड कर रही हो, तो उसे जाकर लॉक कर देगा लाइगैंड। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बेसिकली ड्रग डिजाइनिंग में आता है।
तो मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल के द्वारा हम बाइंडिंग साइट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बस इतना याद रखना, बाइंडिंग साइट ऐसी साइट होती है किसी भी प्रोटीन पे या किसी भी सीक्वेंस मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में जहाँ पे लाइगेंड और ऐसा केमिकल कंपाउंड जाके बाइंड कर जाता है। बाइंडिंग साइट नाम भी है ऐसे, बाइंडिंग साइट। ठीक है। टू डेवलप और टेस्ट केमिकल हाइपोथेसिस रिगार्डिंग एन एंजाइम मैकेनिज्म। तो एंजाइम जैसे कि आप जानते हो, प्रोटीन्स को हम एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, एंजाइम्स को हम प्रोटीन से बोल सकते हैं, बट प्रोटीन्स को एंजाइम्स नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ हमने बेसिकली पढ़ी है स्टार्टिंग से ही। ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया, टू डेवलप और टेस्ट केमिकल हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एक स्पेसिफिकली एक ब्रांच बन सकती है हाइपोथेसिस के ऊपर। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। हाइपोथेसिस का बेसिकली जो मतलब होता है ना, सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊँ, एक आइडिया लगाना होता है, एक इंटेलिजेंट गेस करना होता है, या तो सीधा सीधा बोलूँ तो मैं प्रिडिक्शन, पता लगाना किसी चीज़ का। और जब वो चीज़ के मान लो कोई भी आप रिसर्च करना चाहते हो, तो आपने एक आइडिया लगाया है जो कि एक पॉजिटिव वे में जा रहा है, मतलब एक प्रिडिक्शन किया आपने इमेजिनेशन में। ठीक है। अब इस प्रिडिक्शन के बेसिस पे आपको फ्यूचर की रिसर्च आसान हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से हाइपोथेसिस इसी को बोलते हैं। ठीक है। मतलब आपने एक आइडिया सोचा जो कि इस किसी भी, मान लो कोई भी रिसर्च करना चाहते हो आप किसी भी टॉपिक पे, तो आपके मन में एक आइडिया है। ठीक है। अब उस आइडिया को आप यूज कर सकते हो फर्दर रिसर्चेज में। ठीक है। इस रिसर्च को और कैरी आउट करने में मेगा प्रोजेक्ट बना सकते हो, इसका मेजर प्रोजेक्ट बना सकते हो बड़ा। तो टेस्ट केमिकल हाइपोथेसिस, पहले हम मानते हैं कुछ चीज, फिर उसको फाइनली प्रूव करते हैं। ठीक है। रिगार्डिंग एंजाइम मैकेनिज्म और भी कई सारी चीज़ों से, इसके अलावा भी हाइपोथेसिस हम प्रूव कर सकते हैं मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल के थ्रू। ठीक है। एक तरीके से डेवलप करते हैं। ठीक है। और टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट मतलब पहले तो बनाई कोई हाइपोथेसिस, फिर उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। जब हाइपोथेसिस की बात हुई, जब मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल की बात हो रही, तो जनरली हम स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं। किसकी? स्ट्रक्चर। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना। अब भाई, मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल के अंदर कई लोग कहते हैं बस 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइज हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। 2D स्ट्रक्चर भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन टूल में या मॉलिक्यूलर व्यूअर में। ठीक है। समझ आ रही होगी आई होप आपको ये सब बातें। ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस समझते चलो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली जिन मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर या टूल के बारे में हमें पढ़ना है, तो उन टूल के कुछ मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, जिनके बारे में बेसिकली बहुत ज़्यादा, जिनके ऊपर बेसिकली बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा काम किया जाता है जनरली। ठीक है। लैब्स में, कई कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है। तो उन पे बेसिकली हम बात करेंगे। तो कुछ मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनके मैं आपको नाम बता दूं। ठीक है। इनके बारे में बेसिकली हमें डिटेल में पढ़ना है, इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कैसे इनको चलाया जाता है, किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है, क्या ये कॉस्ट, मतलब क्या ये परचेज्ड हैं, पेड हैं या फ्री हैं। ठीक है। बेसिकली हम फ्री की बात करेंगे, जो फ्री हैं, और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन टूल्स हैं। ठीक है। तो बताता हूँ एक एक करके। पहला है मोस्ट पॉपुलर रेसमोल। रेसमोल के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, बस ये समझ लो ये मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। स्विस पीडीबी। ठीक है। ICN 3D मोस्ट पॉपुलर है, ऑनलाइन है। ठीक है। ऑनलाइन इसे एक्सेस कर सकते हो, NCBI के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। पाईमोल एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। मोस्ट पॉपुलर है, ड्रग डिजाइनिंग के बाद विजुअलाइजेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पाईमोल। ठीक है। और इजी टू एक्सेस है। ठीक है। काइम, काइम के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। प्रोटीन एक्सप्लोरर, ये सब क्या है भाई? मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर या टूल्स कह सकते हैं उनको। ठीक है। जिसकी मदद से हम 2D या अपने 3D स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि भाई, जब मान लो कोई 2D स्ट्रक्चर भी है, तो उसको हम घुमा के देख सकते हैं, रोटेट करके देख सकते हैं पूरा 360 डिग्री। ठीक है। ऊपर भी, नीचे भी। तो इस तरीके से अच्छे माने जाते हैं। और हम ये हेल्प भी करते हैं कि भाई हमें पूरे स्ट्रक्चर को बेटर अंडरस्टैंड करने में। ठीक है।
समझने में किसी भी स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से कि भाई वाकई में एक, जैसे एक तो हम हाइपोथेसिस इमेजिनेशन में सोच लेंगे कि हाँ भाई स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन जब भी हमें प्रेजेंटेशन देनी होगी, प्रेजेंट करना होगा उस चीज़ को, तो हम कैसे समझाएंगे? तो उस चीज़ को बेस्ट समझाने के लिए मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में देख सकते हैं। ठीक है, पूरा 3D व्यू देख सकते हैं, एकदम 3D फील आएगा आपको। ठीक है, तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। तो दिस इज पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई 3 काम करने हैं: लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक मार देना। ठीक है, दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में ना यार मेहनत लगती है। ठीक है, और बस आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जी अकेडमी।